हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी गुरुजी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये टॉपिक बच्चों को इतना परेशान कर रहा था, उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि कब हमें एडजस्टमेंट्स को रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना है और कब हमें क्रेडिट में लिखना है। तो इस एक वीडियो में मैंने आपको ये पूरा का पूरा समझा दिया है कि रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स को हमें कैसे रीड करना है और कब उन्हें डेबिट में लिखना है और क्रेडिट में लिखना है और किस अमाउंट से लिखना है। इस एक वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें जितने भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आते हैं मैंने वो सारे के सारे कवर करा दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट आपको दे दिया है कि कैसे रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनता है। तो वही जो लेजर का फॉर्मेट था वही इसका फॉर्मेट है। तो देख सकते हैं आप, जैसे कि एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक तरफ हमारा यहाँ पर डेबिट होता है और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर क्रेडिट होता है। या डेबिट हो गया और इधर हमारा क्रेडिट हो गया। तो डेबिट में हमें किन चीज़ों को लिखना होगा? तो जब भी बिजनेस को लॉस होगा, किसी भी तरीके का बिजनेस को लॉस होगा तो उसे हमें डेबिट में लिखना होगा, और किसी भी तरीके से बिजनेस को अगर प्रॉफिट होगा तो उसे हमें क्रेडिट में लिखना होगा। तो बिजनेस को लॉस कब हो सकता है? बिजनेस को लॉस कब हो सकता है? जब उसकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी, तो वो बिजनेस का लॉस है। और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो बिजनेस का लॉस है। यानी अगर एसेट्स कम होते हैं या फिर लाइबिलिटीज़ बढ़ते हैं तो वो दोनों क्या है? बिजनेस का लॉस है। अब देख लेते हैं प्रॉफिट कब होगा बिजनेस को। तो जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि बिजनेस के एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? बिजनेस को प्रॉफिट है। और लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा, तो उसको मतलब बिजनेस को क्या है? प्रॉफिट है। तो सिंपल सा है, याद रख लो। जब भी बिजनेस को लॉस होगा डेबिट और प्रॉफिट होगा क्रेडिट। लॉस कब हो सकता है? एसेट्स जब कम हो जाएंगे तब, और लाइबिलिटी जब बढ़ जाएंगे तब। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट मतलब क्रेडिट साइड। अब प्रॉफिट कब होगा? जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी या फिर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी। अब इसी लॉजिक के बेसिस पे हमें सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने होंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, तो उसको मैं समझा देता हूँ कि उस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा। ठीक है, चलो। तो इतना याद रखना, डेबिट मतलब लॉस और क्रेडिट मतलब प्रॉफिट। यहाँ पर हमारा लॉस और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट। तो मेरे साथ साथ एडजस्टमेंट्स को रीड करना कि यहाँ पर एडजस्टमेंट्स क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज टू 5 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसे इंक्रीज कर दो टिल 5 लाख, टू 5 लाख। तो ध्यान से देखो, तो लैंड हमारे पास कितने का था? लैंड हमारे पास था 4 लाख का। वो कह रहा है इसे इंक्रीज करके बना दो 5 लाख। तो क्या है? एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब कि इसे हमें कहाँ लिखना है? बाई साइड में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। तो फटाफट से हम लिख देते हैं बाई लैंड। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेना या लैंड लिख लेना, एक ही चीज़ है। तो अब लैंड की वैल्यू क्या हो रही है? हमारी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। अब ध्यान से एक चीज़ समझ लेना, रीवैल्यूएशन में जितना अमाउंट में इंक्रीज आया है और जितना अमाउंट में डिक्रीज आया है, हमें वही अमाउंट लिखना होता है। यानी कि हमें यहाँ पर जितना प्रॉफिट या जितना लॉस हो रहा होगा हमें वही अमाउंट लिखना है। तो लैंड पे हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? लैंड पे हमें प्रॉफिट हो रहा है टोटल 1 लाख का। कैसे? तो हमारा 4 लाख और 5 लाख का डिफरेंस, यानी 5 लाख माइनस 4 लाख, तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? तो 1 लाख आ रहा है। तो 1 लाख का हमें यहाँ पर प्रॉफिट लिखना है। तो ध्यान से देखो, तो हम लोग लिखेंगे बाई लैंड 1 लाख। ठीक है, तो बाई लैंड 1 लाख। चलते हैं अगले पॉइंट पे, क्या कह रहा है? स्टॉक बी डिक्रीज बाई 20,000। तो स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर बच्चों? डिक्रीज हो रही है। स्टॉक की वैल्यू हमारी यहाँ पर कम हो रही है। और स्टॉक की वैल्यू कम होना यानी कि एसेट्स की वैल्यू कम होना, और एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो हमें लॉस हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फटाफट से टू स्टॉक। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि जितने का लॉस हो रहा होगा या जितने का प्रॉफिट हो रहा होगा हमें वही लिखना है। तो हमें यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है? 20,000 का ही लॉस हो रहा है, तो हम लिखेंगे 20,000। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड। तो सबसे पहले ये समझ लो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता क्या है। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि हमारे पास यहाँ पे 25,000 का है, 3,25,000 इस पे से माइनस करके और बाहर लिखा रहेगा 275। तो समझो इसे। सबसे पहले समझो कि डेटर्स क्या होता है। डेटर्स मतलब वो लोग जिनसे हमें इन फ्यूचर पैसा लेना है, तो उसको हम लोग कहते हैं डेटर्स। तो अब कुछ ऐसे डेटर्स होते हैं जो हमें लगता है कि अब हमें ये पैसे नहीं देंगे, हमें लग रहा है कि इनसे हमें पैसे नहीं मिलने वाला है, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले से ही प्रोविजन बनाकर चलते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यानी कि हम लोग पहले से सोच के चल रहे थे 25,000 नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब आपको उस प्रोविजन की जरूरत नहीं है, यानी कि सारे के सारे डेटर्स क्या निकले? अच्छे निकले। तो 25,000 प्रोविजन की जरूरत नहीं है, यानी कि साफ साफ यहाँ पे पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर क्या हो रहा है?
प्रॉफिट हो रहा है, सारे के सारे डेटर्स अच्छे निकले। तो फटाफट चल के हम लोग लिख लेते हैं इसे क्रेडिट साइड में। अब देखो ध्यान से हमें क्या लिखना होगा, पूरा नाम लिख लेना है इसका, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का हमें यहाँ पर फायदा हुआ, 25,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो हम 25,000 ही लिखेंगे। चलो अगला पॉइंट कह रहा है आउट ऑफ द सैलरी पेबल, आउट ऑफ द सैलरी पेबल, सैलरी पेबल मतलब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब इन फ्यूचर हमें सैलरी पे करना है, अभी हमने पे नहीं किया है, तो 25,000 हमें पे करना था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15,000 वॉज नॉट पेबल, 15,000 अब नहीं पे करना है। तो ये क्या है बच्चों, ये एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट हो रहा है। तो फटाफट जाओ इसे क्रेडिट साइड में लिखो, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ठीक है। और कितने का फायदा हो रहा है, उतना ही हमें फायदा लिखना है, 15,000 ही लिखना है हमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्या कह रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी अगेन एक लाइबिलिटी है, आर टू बी रिटर्न बैक बीइंग नॉट पेबल, कह रहा है आप उसे मत लिखो। रिटर्न बैक का मतलब क्या है, जो लिख रखा था उसे हटा दो, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो 20,000 का है हमारे पास, अब इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन ये क्या है, एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी हमारी यहाँ पर कम हो रही है, खत्म हो रही है यहाँ पे लाइबिलिटी, यानी इट इज अ प्रॉफिट। तो चलो इसको भी फटाफट लिख लेते हैं प्रॉफिट में, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो इन्होंने पूरा हटाने के लिए कहा, तो हमारा पूरा फायदा है, यानी पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाएगा 20,000, क्लियर। चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगला है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बी मेड फॉर 30,000, ठीक है। अब इसको मैं डिटेल में तुम्हें समझाऊंगा कि यहाँ पर इसे क्या करना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन को क्या करना है। फिलहाल इसको समझ लो कि प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है और क्लेम क्या होता है। अब ध्यान से देखो, ऊपर मिलेगा WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये वो रिजर्व है जो हम लोग क्यों बनाते हैं, वर्कमैन के लिए, वर्कर्स के लिए, कि इन फ्यूचर कुछ अनसर्टेनिटी होती है तो इस रिजर्व में से पैसा उठाकर उसको क्लेम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हमने रिजर्व कितने का बना के रखा था, 70,000 का रिजर्व बना के रखा था, और आज कितने की क्लेम है, 30,000 की क्लेम है, यानी कि 30,000 उसे पे करना है। तो यहाँ पर कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 70,000 रिजर्व है, उसमें से हम 30,000 का क्लेम पे कर देंगे उसे, क्लियर। तो हमें यहाँ पे फिलहाल कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, गुडविल बी वैल्यूड, अभी गुडविल की वैल्यू बता रहा है, तो इसका रिवैल्यूएशन से क्या लेना देना है, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ना ही हमें प्रॉफिट हो रहा है, ना ही हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यानी इतने ही पॉइंट्स थे यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड। अब कैसे हम इसका आंसर निकालें, रिवैल्यूएशन को कैसे हम लोग क्लोज करें, तो क्या करना है आपको, दोनों साइड का टोटल निकालना है, जो कि मैंने बताया था। आप देखो ध्यान से, डेबिट साइड का अगर मैं टोटल निकालूँ तो वो कितना हो रहा है, 20,000। अब क्रेडिट साइड का भी मैं टोटल निकाल लेता हूँ फटाफट। क्रेडिट साइड में हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 1 लाख और 25,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000, तो क्रेडिट का हमारा टोटल हो रहा है, टोटल मिलाकर 1,60,000। तो 1,60,000 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो क्लियर, तो 160 हमारा क्रेडिट है और 20,000 हमारा डेबिट है। क्या ज़्यादा है यहाँ पर बच्चों, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यानी कि हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है, अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 160 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो आएगा हमारे पास 1,40,000, ठीक है। अब इसे किस तरीके से शो करना है, ध्यान से समझो। जो साइड ग्रेटर है, जो साइड बड़ा है, जो टोटल, उसे हमें दोनों साइड लिख लेना है, जो कि हमारा क्या है, 1,60,000, 1,60,000 दोनों साइड लिख लो फटाफट, 1,60,000। और क्या ज़्यादा था हमारा, क्रेडिट ज़्यादा था, यानी डिफरेंस किस तरफ आ रहा है, हमारा डेबिट के साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना है, कितना प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, 160 में से 20,000 माइनस करके, यानी कि 1,40,000, ठीक है। अब जो ये प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है, किसको हो रहा है, पार्टनर्स को होगा। तो जो भी हमारे यहाँ पर पार्टनर्स होंगे, क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो जैसे कि ए होंगे, बी होंगे या सी होंगे, हमें उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब खास बात मैं बता दूं, अगर यही टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आता है, तो जो भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे, पुराने पार्टनर्स थे, और उनका जो पुराना रेशियो था उसी में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई पार्टनर ना आता है ना जाता है, तो जो पार्टनर्स थे वही रहते हैं, और उनका जो ओल्ड रेशियो होगा हमें उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो। अगर ये क्वेश्चन एडमिशन में आता है, एडमिशन में पहले से कुछ पार्टनर्स होते हैं, एक पार्टनर नया आता है, तो आपको इसे किसको देना है, पुराने पार्टनर्स को जो पहले से थे बिजनेस में, और किस रेशियो में, उनके पुराने रेशियो में, यानी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अगर ये रिटायरमेंट में आता है अगेन, तो वहाँ पर 2-3 पार्टनर होंगे, एक उन्हें छोड़ के जा रहा होगा, या फिर डेथ में भी एक डाई कर रहा होगा वहाँ पर, तो जो भी हमारे पुराने पार्टनर्स थे हमेशा उन्हीं को देना है। तो जो भी हमारे जैसे ए, बी एंड सी होंगे उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और कौन से रेशियो में, उनके पुराने रेशियो में, ठीक है।
तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कभी भी किसी नए रेशियो में या सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। हमेशा का हमेशा तुम्हें किस में करना है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आई होप ये वाला तुम्हें एक समझ में आया। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स पे जो बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूज करता है, जहाँ मैंने अलग अलग केसेस बना दिए हैं कि अगर ये होगा तो क्या करना है, ये होगा तो क्या करना है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये अब क्या कह रहा है कि अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, जो बच्चों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज करता है, उन्हें समझ में नहीं आता है इसे कैसे करना है। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर तुम्हें दे दिया है कि जैसे लैंड जो हमारे पास थी ₹4,80,000 की, तो अब इस पर मैंने अलग अलग केसेस बना के एडजस्टमेंट दे रखे हैं। जैसे कि एडजस्टमेंट नंबर 1, द लैंड इज अंडर वैल्यूड बाई 20%। एडजस्टमेंट नंबर 2, ओवर वैल्यूड बाई 20%। कुछ एक जैसा ही लग रहा होगा, पर अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड एकदम ऑपोजिट है। ठीक है, आप इसे समझो कैसे करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बुक्स में जो हमारी लैंड लिखी है उसकी वैल्यू अंडर वैल्यूड है, यानी कि हमने गलती से उसकी वैल्यू को अंडर कर रखा है, यानी कम कर रखा है, हमने उसकी वैल्यू को हमने कम मान के चला था। तो अब तो जब भी अंडर वैल्यूड है यानी कम मान के रखा होगा, तो अब हमें उसे क्या करना होगा, उसकी वैल्यू को हमें बढ़ाना होगा। यानी केस 1 में हमें उस लैंड की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। लेकिन अगर लैंड की वैल्यू को ओवर वैल्यूड कर रखा है, यानी कि बुक्स में अब हमने गलती से उसे, या गलती से समझो या जैसे भी समझो, उसकी वैल्यू को बढ़ा रखा है, तो अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा। यानी कि अंडर वैल्यू के केस में हमें बढ़ाना पड़ेगा, ओवर वैल्यू के केस में हमें उसे कम करना पड़ेगा। क्लियर? तो जब भी अंडर वैल्यू का केस होगा, यानी अंडर वैल्यूड दिया हुआ है, उसकी वैल्यू को बढ़ा दो, ओवर वैल्यूड दिया होगा। अब ये रहा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, वही सेम रूल रहेगा हमारा, एक तरफ डेबिट एक तरफ हमारा क्रेडिट। जब भी हमें लॉस होगा तो हमें उसे डेबिट में लिखना होगा, और जब भी हमें प्रॉफिट होगा तो उसे हमें क्रेडिट में लिखना होगा। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से देखो, तो मैंने क्या बताया, अंडर वैल्यू के केस में हमें वैल्यू को बढ़ाना है, ओवर वैल्यू के केस में हमें वैल्यू को कम करना है। तो फर्स्ट केस क्या दे रखा है कि द लैंड इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, यानी कि उसकी वैल्यू 20% से कम है। अब उसको बढ़ाओ, अब बढ़ाओ, किसको बढ़ाना है, हमें एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाना है। लैंड इज एसेट, तो उसकी वैल्यू को बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यानी कि हम लोग फर्स्ट केस में क्या लिखेंगे, बाय लैंड। ठीक है, तो मैं डिनोट कर दे रहा हूँ ब्रैकेट में कि ये हमारा केस नंबर 1 है। ठीक है, प्रॉफिट की तो लिखा हमने क्योंकि लैंड की वैल्यू कम थी, अब इसे हम बढ़ा रहे हैं। अब किस अमाउंट से हम इसे बढ़ाएं, 20% कर रहा है। अब देखो ध्यान से, काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, 4,80,000 लिखेंगे और उसका 20% निकाल देंगे, यानी कि 20/100 कर देंगे, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप समझो क्यों, मैथमेटिकली जो 480 है ये ऑलरेडी 20% कम करके लिखी हुई है। इसका मतलब जो ये 480 है ये 20% कम है। तो कैसे करेंगे इसे हम, तो ध्यान से देखो, जो ये 480 है केस नंबर 1, जो 4,80,000 है ये 20% से कम है, यानी कि ये कितना है बुक्स में, 80%। 100 माइनस 20% अगर हम करते हैं तो 80% आता है। तो इससे आपको डिवाइड करना है 80 से, एंड देन अब कितनी से इसकी वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है, 20 से, तो इनटू कर दो 20। क्लियर? 480 डिवाइड बाय, ये क्या है, अंडर वैल्यूड है, इसकी वैल्यू 20% से कम है, तो डिवाइड बाय 80, एंड देन हमें 20% फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी कम है, तो इनटू 20। क्लियर? तो तुम्हें अपॉन में क्या लेना है कि वो कितना है, और मल्टीप्लाई करना है कितना, कि उसकी वैल्यू अब हमें कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज करना है। तो फटाफट इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20। ठीक है, तो दिस विल बी 1,20,000। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस में आएगा हमारा 1,20,000। 1,20,000। क्लियर? अब चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस क्या कह रहा है कि लैंड इज ओवर वैल्यूड बाय 20%, यानी कि लैंड की वैल्यू 20% से ज़्यादा है। तो क्या बताया था मैंने, ज़्यादा है 20%, तो कम करो उसे। गलत किया ना, उसको ज़्यादा वैल्यू दिखा दिया, अब उसे कम करो। तो अब अगेन वापस से वो दिमाग मत लगाना, 480 इंटू हम 20/100 कर दे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो बुक्स में अगर वो 480 दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है कि वो 20% से ज़्यादा है, तो कितना होगा वो 20% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 100 + 20 ज़्यादा है वो, तो 120। तो अब हमें क्या करना होगा, डिवाइड 120 से डिवाइड करना होगा, एंड देन मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमें जितना फाइंड आउट करना है, हमें 20% फाइंड करना है, इंटू 20। ठीक है, तो फटाफट इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 480 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20। ठीक है, तो ये आएगा 80,000। समझ में आया? तो गलती से भी आपको 480 इंटू 20/100 नहीं करना है, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसी तरीके से करना है, एक मैंने अंडर वैल्यूड का केस दे दिया और एक मैंने ओवर वैल्यूड का केस दे दिया, दोनों में से कुछ भी एक आएगा, तुम्हें आएगा ही आएगा एग्जाम में। ठीक है, अब
अब इसको हम लोग कहाँ लिखें, डेबिट साइड लिखें क्रेडिट साइड लिखें, तो लैंड तो ओवर वैल्यूड था, अब उसको हम कम कर रहे हैं यानी कि हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम फटाफट लिख लेंगे टू लैंड, केस नंबर 2। ठीक है, मैंने समझाने के लिए एग्जांपल दिया, एक अंडर वैल्यूड का एक ओवर वैल्यूड का। और अमाउंट क्या लिखेंगे, ये वाला 80,000, तो ये रहा 80,000। क्लियर। तो यानी कि अगर जब परसेंटेज में दिया होगा तो आपको इस तरीके से करना है, पर अगर परसेंटेज में नहीं दिया होगा, लिखा होगा लैंड इज अंडर वैल्यूड बाई 20,000, यानी कि उसने ऑलरेडी हमें अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया है, 20,000 से लैंड अंडर वैल्यूड है तो उसको बढ़ा दो, यानी प्रॉफिट साइड लिख दो 20,000। पर अगर लिखा होगा लैंड इज ओवर वैल्यूड बाई 20,000, यानी लैंड की वैल्यू 20,000 से ज़्यादा है, तो फटाफट से उसे कम कर दो, यानी कि लॉस हो जाएगा और सीधा सीधा 20,000 लिख दो। यानी डायरेक्ट अमाउंट दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर परसेंटेज में दिया होगा तो हमें इस तरीके से करना है। ठीक है, अपॉन में वो कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई में कितना परसेंट हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। चलो अब चलते हैं हम लोग अगले चीज़ पे, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो बच्चों ध्यान दो अब इस पे। ठीक है, अब ये क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगेन मैं बता दूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। एक ये ऐसा रिजर्व है जो आउट ऑफ प्रॉफिट्स हम बनाते हैं, जिसमें अगर इन फ्यूचर कुछ अनसर्टिनिटी होती है हमारे वर्कर्स के साथ, वर्कमैन्स के साथ, तो अब उन्हें क्या देना पड़ेगा, क्लेम देना पड़ेगा। तो इसी रिजर्व्स में से हम पैसों को उठाते हैं और उसको क्लेम पकड़ाते हैं। अब कैसे कैसे केसेस बन सकते हैं, ध्यान से देखो। रिजर्व तो हमने बना लिया 70,000 का, जो कि लाइबिलिटीज़ में शो हो रहा है, 70,000 का हम रिजर्व बना के चल रहे थे। अब क्वेश्चन क्या कह सकता है, क्वेश्चन ऐसा कह सकता है कि क्लेम उससे कम है, यानी कि 70,000 से कम मांग रहा है सामने वाला। ऐसा भी हो सकता है कि 70 का 70 मांग रहा है सामने वाला। इमेजिन करो, एक बिजनेस को तुम रन कर रहे हो, तुमने रिजर्व बना के रखा है 70,000 का, अब उसको कुछ हो गया, वो मर गया या उसके हाथ पैर में चोट लग गई, अब उसकी वाइफ या जो भी उसके साथ वाले लोग थे वो आए हैं आपके पास क्लेम मांगने के लिए। तो हो सकता है कि जितना आपने रिजर्व बनाया उससे वो कम क्लेम मांगे, जितना आपने रिजर्व बनाया वो उतना ही क्लेम मांगे, और या फिर जितना आपने क्लेम बनाया उससे वो ज़्यादा क्लेम मांग रहे हैं। तो तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो एक बात बताओ मुझे, अगर वो रिजर्व से ज़्यादा क्लेम मांग रहे हैं, रिजर्व से ज़्यादा क्लेम मांग रहे हैं, तो ही हमें लॉस होगा ना। यानी कि हमने 70,000 का रिजर्व बना के रखा है, अब वो 70 से ज़्यादा मांग रहे हैं, तभी तो उस केस में हमें लॉस होगा। यानी कि उस केस में हम पैसा लाएंगे कहाँ से, 70,000 तो हम ले आएंगे कहाँ से, रिजर्व जो हमने बचा के रखा है, और एक्स्ट्रा जो 5,000 मांग रहा है वो कहाँ से लाएंगे, तो वो हमें लाना होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट से। यानी कि फर्स्ट केस में 60,000 का क्लेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 70 में से हम 60 दे देंगे, फिर बाकी बचा वो 10,000 क्या करेंगे, वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर। अगला फिर कह रहा है सेकंड केस में 70 था 70 मांग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 70 पूरा उठा के उसको दे दो, कुछ बचेगा भी नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम किस में आएगा, थर्ड केस में, जब जितना रिजर्व बनाया है उससे ज़्यादा वो क्लेम मांग रहे हैं। तो कितना ज़्यादा मांग रहे हैं, 5,000 एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। अब ये एक्स्ट्रा 5,000 कहाँ से लाया जाएगा, वो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट से लाया जाएगा। और रीवैल्यूएशन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, यानी और 5,000 की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, किस साइड लिखेंगे, ऑब्वियसली डेबिट साइड लिखेंगे। लॉस हो रहा है तो क्या लिखेंगे, टू। अब यहाँ पर क्या लिखना है, ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर क्लेम। ठीक है, तो ये हमारा प्रोविजन फॉर क्लेम है, या फिर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना लिखेंगे, क्या 70 लिखें, 75,000 लिखें, नहीं, बताया था मैंने जितने का लॉस हो रहा है हमें उतना ही लिखना है, यानी दैट इज ओनली एंड ओनली 5,000। ठीक है, तो आई होप अब तुम्हें क्लियर है, मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट समझा दिए हैं। अगर कहीं पे भी डाउट हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ तक इस वीडियो में पहुँच गए हैं, यानी कि आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ रहा था। अब इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।